नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 1 पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, जिसमें वर्गीकरण में वर्गी की पदानुक्रम, इसके अलावा द्विनाम पद्धति, इसके अलावा हमने वर्गीकरण के टूल्स जिसमें हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, इसके अलावा म्यूजियम आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्गीकरण का इतिहास पढ़ेंगे। वर्गीकरण के इतिहास में सबसे पहला नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु ने जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया है और साथ ही अरस्तु ने जीवों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी प्रश्न आए फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु का नाम आएगा। इन्होंने जो 2 समूहों में बांटा है जीवों को, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पादप और जंतु, 2 भागों में बांटा है। इसके अलावा इन्होंने अपनी बुक से जो है किताब जो है हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसमें अपने वर्गीकरण के बारे में बताया है, इसलिए हिस्टोरिया एनिमेलिया जो है अरस्तु की बुक से। अब इन्होंने जंतुओं को 2 भागों में बांटा है। जंतुओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली है श्रेणी इनाइमा और दूसरी है एनाइमा। इनाइमा में लाल रक्त वाले जीवों को रखा गया है, मतलब जिनका रक्त ब्लड जो है वो आरबीसी युक्त होता है और लाल होता है, इसलिए उन्हें इनाइमा में रख दिया। और एनाइमा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका रक्त जो है लाल रक्त कणिकाओं रहित होता है, मतलब जिनमें आरबीसी अब्सेंट होती है, नहीं होती है, उन्हें एनाइमा में रखा गया है। वर्गीकरण के इतिहास में अगले वैज्ञानिक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जिन्होंने वनस्पतियों के ऊपर बहुत कुछ काम किया। इन्होंने जितने भी पौधे थे उनको वर्गीकृत किया और उन पर बहुत अधिक काम किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। मतलब वनस्पति विज्ञान के पितामह है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने भी अपनी बुक से लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने समस्त पादप जगत के बारे में लिखा है। इसी के बाद जो थियोफ्रास्टस है, इन्होंने पौधों को 4 समूहों में विभाजित किया है। वह 4 समूह इस प्रकार है। पहला है ट्रीज मतलब वृक्ष, श्रब्स मतलब झाड़ी, अंडर श्रब्स मतलब छोटी झाड़ी, और शाक मतलब की हर्ब्स। हम देखते हैं पौधों को, जैसे बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो अलग श्रेणी में रख दिए इन्होंने। इसके अलावा छोटी झाड़ियों को अलग श्रेणी में रख दिया। छोटी झाड़ी से फिर ऊपर की ओर थोड़ी बड़ी झाड़ी है, उन्हें अलग श्रेणी में, और शाक मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, उनको घास को इनको अलग श्रेणी में रख दिया है। अगले वैज्ञानिक है जॉन रे। जॉन रे ने पादप और जंतु के लिए एक बुक्स लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इसमें इन्होंने पौधे और जंतु के बारे में लिखा है। जॉन रे ने जितने भी जीव समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक समान होते हैं, उन्हें उनके लिए जाति शब्द का उपयोग किया। जॉन रे ने जाति शब्द का उपयोग किया है। केरोलस लिनियस कॉल वॉन लिने ने प्लांट्स एंड और एनिमल्स के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी है। केरोलस लिनियस का वास्तविक नाम कार्ल वॉन लिने है, लेकिन इन्होंने द्विनामकरण पद्धति में जाति और वंश मतलब वंश और जाति का उपयोग किया है सभी जीवों के लिए। इसी प्रकार कार्ल वॉन लिने वैज्ञानिक ने अपना नाम भी द्विनाम पद्धति के आधार पर केरोलस लिनियस बना लिया, इसलिए इन्हें केरोलस लिनियस के नाम से जाना जाता है। केरोलस लिनियस की बुक से है स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। ये 2 बुक्स केरोलस लिनियस की है। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया और साथ ही सिस्टेमा नेचुरी में पूरे नेचर के बारे में इन्होंने बताया। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धतियों की बात करें तो अरस्तु, थियोफ्रास्टस और केरोलस लिनियस की जो पद्धति है वो कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत आती है, जिसमें इन्होंने स्थलीय, वायवीय और जलीय, जैसे अरस्तु ने स्थलीय, वायवीय और जलीय आवास के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया है। थियोफ्रास्टस ने वृक्ष, शुप, उपशुप और शाक पादप स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया है। साथ ही केरोलस लिनियस ने पुंकेसर के आधार पर प्लांट्स को 24 वर्गों में विभाजित किया है। ये सभी कृत्रिम के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति की बात करें तो इस प्राकृतिक पद्धति में जीवों को उनके समस्त लक्षणों, महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक डी कैंडोले भी है जिनका वर्गीकरण भी प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कि दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण जो है अरस्तु ने सबसे पहले दिया। अरस्तु के अनुसार जीव जगत को दो भागों में बांटा गया, पादप जगत और जंतु जगत। जितने भी पौधे हैं उन्हें पादप जगत में रखा गया है और जितने भी जंतु हैं उन्हें जंतु जगत में रखा गया है। इसी प्रकार टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लीनियस केरोलस लीनियस ने भी बताया। केरोलस लीनियस के अनुसार जीव जगत जो है दो भागों प्लांटी और एनिमेलिया दो भागों में बांटा गया है। प्लांटी में समस्त पौधे और एनिमेलिया में समस्त जंतुओं को रखा गया है। इस प्रकार से अरस्तु और लीनियस का जो वर्गीकरण है लगभग समान है, दो जगत वर्गीकरण है। इस प्रकार दो जगत वर्गीकरण में इन्होंने दो जगत प्लांटी और एनिमेलिया दिया। प्लांटी में इन्होंने बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, एल्गी मतलब शैवाल, फंगी मतलब कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा को रखा है। इसी इसी प्रकार एनिमेलिया में इन्होंने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा इन सभी समूहों को फाइलम को संघ को रखा है। अब हम पादप जगत की कुछ विशेषताएं पढ़े। जैसे पादप जगत में इनकी जो कोशिका होती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी होती है। साथ ही जितने भी पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके अंदर जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। साथ ही इनमें प्रचलन का अभाव होता है और पेशी उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र आदि अंगों का इनमें क्या होता है, अभाव होता है, नहीं पाए जाते। वहीं जंतु जगत की बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति और केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थित होती है और साथ ही ये परपोषी होते हैं मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इनकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। गति और प्रचलन दोनों ही इनमें पाई जाती है। साथ ही इनमें समस्त अंग और तंत्र जैसे पेशी उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। किंतु दो जगत वर्गीकरण आगे जाकर असफल हो गया, क्योंकि देखा जाए तो पादप जितने भी पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन इस पादप जगत में इन्होंने जैसे कवक को रखा है। अब कवक जो है स्वपोषी नहीं होता है, परपोषी होता है, वो दूसरे से अपना भोजन लेता है, लेकिन उसे पादप जगत में रख दिया है। इसी प्रकार बैक्टीरिया जो है एक कोशिकी जीव है और प्रोकैरियोटिक है। वहीं ये ऊपर लेवल के जितने भी जीव है ये सभी यूकैरियोटिक जीव है। इसी प्रकार कई विसंगतियों के कारण दो जगत वर्गीकरण सफल नहीं हो पाया और इसके बाद तीन जगत वर्गीकरण आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कि तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण जो है ई हैकल 1886 ने तीसरा जगत प्रोटिस्टा जगत दिया। इस प्रकार से तीन जगत हो गए। इन तीनों प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने एक कोशिकी जीव जैसे जीवाणु और कवकों और शैवालों इन सभी जीवों को प्रोटिस्टा में रख दिया और यह समस्या को सुलझाया। जैसे जीव जगत को तीन भागों में बांटा है, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत और जंतु जगत। अब पादप जगत में जितने भी स्वपोषी जीव थे, पौधे थे, उनको रख दिया। जंतु में जितने भी जंतु थे उनको रख दिया। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने एक कोशिकी जीवों को रख दिया है। लेकिन आगे जाकर प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकी जीव में कई प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हो गए और इसके अलावा इनमें शैवाल जो एल्गी है इनको भी सम्मिलित किया। इस कारण से यह भी आगे सफल नहीं हो पाया और इसके बाद चार जगत वर्गीकरण आया। इस तीन जगत वर्गीकरण में देखें तो तीन जगत में पहला प्लांटी किंगडम मतलब प्लांट पादप जगत, एनिमेलिया किंगडम मतलब कि जंतु जगत और प्रोटिस्टा किंगडम मतलब कि प्रोटिस्टा जगत। अब देखा जाए तो प्लांटी में इन्होंने जो है फंगस मतलब जो फंगस जो होती कवक और युगलिना जीव है वो, और इधर एनिमेलिया में प्रोटोजोआ, इसके अलावा प्रोटिस्टा में यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका है, दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हैं और इन्हें प्रोटिस्टा में रखा है। इसी प्रकार प्रोटोजोआ, यूग्लिना और फंगस जितने भी है ये यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं और ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिका से बने होने के कारण ये पादप और एनिमल दोनों में समानता दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार
युगलिना जो है स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है, मतलब कि अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है और सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में दूसरे से भी अपना भोजन ले सकता है। तो इसे अब एनिमेलिया और प्लांटी दोनों में सम्मिलित रूप से रखा है। इस प्रकार से कई विसंगतियों के कारण तीन जगत वर्गीकरण जो सफल नहीं हो पाया और चार जगत वर्गीकरण आगे दिया गया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण में जो चौथा जगत चार जगत वर्गीकरण जो है वह कॉपलैंड एक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1956 में चार जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने प्रोटिस्टा जीवों की समस्या को सुलझाने के लिए इस प्रकार से वर्गीकृत किया जीवों को। जीव जगत जो है पहला जगत मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, दूसरा जगत है मेटाफाइटा जगत और मेटाजोआ जगत। मोनेरा जगत में इन्होंने एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों को रख दिया, मेटाफाइटा में समस्त पौधों को रख दिया और मेटाजोआ में समस्त जंतुओं को रख दिया। कॉपलैंड का चार जगत वर्गीकरण। कॉपलैंड के चार जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत पहला है। इस मोनेरा जगत में इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जीवों में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आते हैं। इसी प्रकार दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने समस्त यूकैरियोटिक जीव जैसे कि लाल भूरे शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया है। इसी प्रकार मेटाफाइटा में इन्होंने जितने भी प्लांट से पौधे हैं उनको सम्मिलित किया है और मेटाजोआ में जितने भी जंतु है मल्टी सेलुलर जंतु है उनको इसमें सम्मिलित किया है। अब इस कॉपलैंड के चार जगत में भी कई विसंगतियां हैं। जैसे प्रोटिस्टा में इन्होंने लाल भूरे शैवाल जो कि पौधे में आएंगे उनको भी रख दिया। साथ ही कवक जो कि अलग से एक जगत बनना चाहिए, जो परपोषी होते हैं, इनको भी प्रोटिस्टा में रख दिया। तो इस प्रकार से इन विसंगतियों के कारण चार जगत भी आगे सफल नहीं हो पाया और पांच जगत वर्गीकरण आया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण जो है आर एच विटेकर ने 1969 में पांच जगत वर्गीकरण दिया। आर एच विटेकर ने जो है जीवों के वर्गीकरण की समस्या को सुलझाया और इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। वहीं प्रोटिस्टा जगत जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को रखा गया है। कवक जगत जिसमें मशरूम, यीस्ट, लाइकेन, राइजोपस आदि जीवों को रखा गया है। पादप जगत जिसमें शैवाल, आवृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी पौधे इनको रखा गया है। जंतु जगत जिसमें सभी जंतु, स्पंज, कीट, पक्षी आदि को रखा गया है। इसे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। विटेकर का पांच जगत वर्गीकरण में एक स्तर प्रोकैरियोट्स जीव का रखा गया है। फिर दूसरे स्तर पर देखें तो यूकैरियोटिक जीव, लेकिन वह एक कोशिकीय सिंपल होंगे। इसी प्रकार अगले स्तर पे यूकैरियोटिक जो कॉम्प्लेक्स थोड़े थोड़े मल्टीसेलुलर मतलब कि एक से अधिक कोशिकाओं के बने हो जाएंगे। अब देखा जाए तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है उन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। ये रह गया मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत में इन्होंने यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकी है, इसलिए इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। अगला जगत है प्रोटिस्टा जगत, जिसमें कि ये थोड़ा इसकी कोशिका जो है जटिल होती गई है, जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में परिवर्तित हो गई। अब यूकैरियोट में भी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जिसमें कि देखा जाए तो इसमें मिक्सोमाइकोटा, स्पोरोजोआ, इसके अलावा डूम एस्टिजिना, इसके अलावा क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा और पायरोफाइटा जीवों को सम्मिलित किया गया है। ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय जीवों को तीन श्रेणियों में इधर बांट रखा है। इसमें इनको जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के आधार पे बांटा गया है। जैसे जगत प्लांटी मतलब पादप जगत। पादप जगत में इन्होंने अलग अलग जो फाइलम बनाए हैं, जैसे रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार किंगडम फंगी मतलब कवक जगत में इन्होंने जाइगोमाइटा, उमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा इन फाइलम को रखा गया। इसी प्रकार एनिमेलिया किंगडम मतलब जंतु जगत में इन्होंने अलग अलग फाइलम बनाए, जैसे पोरीफेरा है, प्लेटी हेलमिन्थिस है, निमेट हेलमिन्थिस है,
इसके अलावा मोलस्का है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इन सभी अलग अलग फाइलम को रखा है और इनमें कई जीव सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण बनाया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण में पांचों जगत के जो जीवों का लक्षण के आधार पर अंतर और उनके लक्षण को पढ़ते हैं। जैसे कि इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें आने वाले जीव जो है उनके लक्षण के आधार पर अगर अंतर देखें तो सबसे पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ ये होता है कि ऐसे जीव की कोशिका जो कि प्रो मतलब कि पुराने प्रकार की हो, जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग अनुपस्थित हो, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। वही प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों जगत में यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव, फंजाई में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, प्लांटी में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अगला लक्षण बात करें कोशिका भित्ति, तो इन सभी जीवों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब उसके आधार पर देखें तो मोनेरा जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वह जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और उसमें कुछ एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मोनेरा में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन और एमिनो एसिड की बनी होती है। वहीं बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत के जीव, तो इनमें कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में अनुपस्थित होती है। फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। इसी प्रकार पादप जगत में प्लांटी के जो जीव हैं उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसलिए इस प्रकार से जो है इन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला लक्षण बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा जगत में केंद्रक अनुपस्थित होता है कोशिका में। मोनेरा जगत के कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इसमें केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार प्रोटिस्टा में जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, फंजाई में भी उपस्थित होती है, प्लांटी में भी उपस्थित होती है और एनिमेलिया में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, क्योंकि इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। काय संरचना की बात करें, मतलब इनके जो शारीरिक संरचना की बात करें, तो मोनेरा जगत के जो जीव है इनमें जो है काय संरचना कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब इनका शरीर जो है कोशिकीय स्तर का होता है। प्रोटिस्टा का जो शरीर है वो कोशिकीय स्तर का होता है। वहीं बात करें फंगस की, तो फंगस का जो शरीर है वह ऊतक स्तर का होता है। इसी के बाद प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत का जो प्लांट का जो शरीर है वह ऊतक स्तर का होता है। और साथ ही एनिमेलिया, एनिमेलिया का ऊतक अंग अंग तंत्र स्तर का होता है। इसी प्रकार से पोषण की विधि के आधार पे अगर बात करें तो मोनेरा जगत के जीव है वे स्वपोषी होते हैं, मतलब कि रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं। रसायन संश्लेषी में सल्फर जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी में जो है ऐसे जीवाणु जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ मोनेरा जगत के जीव परपोषी भी हो सकते हैं, जिसमें मृतपोषी और परजीवी। मृतपोषी मतलब कि मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, परजीवी मतलब दूसरे जीवों के अंदर जाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार प्रोटिस्टा जगत के जीवों में बात करें तो अधिकांश जीव जो है स्वपोषी भी हो सकते हैं और अधिकांश परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेंगे, वहीं परपोषी मतलब कि दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार फंजाई में जितने भी जीव होते हैं वो सभी परपोषी होते हैं। परपोषी में मृतपोषी और परजीवी। मृतपोषी मतलब सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं और परजीवी मतलब दूसरे जीवों में जाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार प्लांटी, प्लांटी में जितने भी जीव है वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कोशिका में। इसी प्रकार एनिमेलिया में जितने भी जीव है वो परपोषी होते हैं। इसमें कुछ प्राणी संभोजी मतलब कि जंतुओं के समान भोजन निगल कर खाते हैं, कुछ मृतपोषी होते हैं, कुछ इस प्रकार से एनिमिलिया जगत में जीव होते हैं। इसके बाद हम अगला लक्षण बात करें प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि के आधार पर मोनेरा जगत में जितने भी जीव है वो संयुग्मन द्वारा प्रजनन करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में जो जीव है वो युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं। फंजाई में निषेचन होता है, प्लांटी में निषेचन होता है और एनिमेलिया में
निषेचन होता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान नई संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम निषेचन कहते हैं।